ओके, हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। दिस इज 7th लेक्चर ऑफ फंक्शन। 6 वीडियो लेक्चर हो चुका है जिसमें हम लोग फंक्शन के बहुत सारे थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो टाइटल बचा हुआ है वो है इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन, मींस कंपोजिट फंक्शन। तो आज दो टाइटल है जिसको पढ़ने के बाद हम लोग कंप्लीट करेंगे। थ्योरी पार्ट फंक्शन का हो चुका रहेगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन पार्ट। क्वेश्चन पार्ट में भी हम लोग पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन आफ्टर आर डी शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आफ्टर दैट हम लोग सैंपल पेपर क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड डायरेक्ट पूछता है। देन आफ्टर ये चैप्टर कंप्लीट होगा। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सीरीज चल रहा है। 12 के बच्चे जो ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से नहीं पढ़े हैं वो पढ़ सकते हैं, ठीक है, वहां जाके। इसलिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीक्वेंस वाइज चला जाए जिससे कि चीजें और आसान हो पाए। तो चलो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, जिसका फर्स्ट टाइटल है इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। लेट्स स्टार्ट। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या है ये? इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। पहले हम लोग थ्योरी पार्ट देख लेते हैं, जो डेफिनेशन पार्ट है क्या है, क्या बोल रहा है, फिर हम लोग आते हैं इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो थ्योरी स्क्रीन पे होगा, देखो। डेफिनेशन क्या है? इफ f is a function defined from a to b 11 onto means bijective function, then a mapping f inverse which is defined from b to a, which associate each element of b belongs to b, which with element a belongs to a, such that f equal b is called the inverse function of the function f a to b। क्या है मतलब? मैपिंग डायग्राम से समझो, ठीक है। जैसे ये सेट a है और ये सेट b है, और अगर एक कोई फंक्शन है f जो डिफाइन है a to b, f डिफाइन है a to b। अगर हम कोई एलिमेंट यहाँ पे x लेते हैं और यहाँ पे y लेते हैं, तो आप देख सकते हो कि fx क्या देगा? y देगा। fx क्या देगा? y देगा। अगर यहाँ पे x ना होके x1 होता, x2 होता, x3 होता, यहाँ y ना होके y1 होता, y2 होता, y3 होता, तब यहां पे क्या लिखते हैं? f ऑफ x1 इक्वल y1, f ऑफ x2 इक्वल y2, f ऑफ x3 इक्वल y3, ये लिखते, ठीक है। इसका मतलब x2 एसोसिएट होता है y2 से, x3 y3 से। इसका मतलब यही है, जब भी ऐसा होगा तो एक फंक्शन और डिफाइन होगा। कोई फंक्शन अगर a टू b डिफाइन है और कंडीशन है उसका, अगर f 11 on 2 बनता है, 11 on 2, 11 on 2 को क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो कंडीशन है, अगर फंक्शन f डिफाइन है a टू b में और फंक्शन f क्या है? 11 on 2, देन फंक्शन f इनवर्स भी एग्जिस्ट होगा। f इनवर्स जो डिफाइन होगा b टू a, उल्टा b टू a, उसका कंडीशन क्या होगा? f इनवर्स ऑफ y1 इक्वल टू x1, f इनवर्स ऑफ, बेसिकली एक फंक्शन f इनवर्स डिफाइन होगा उल्टा, f डिफाइन था a टू b, f इनवर्स डिफाइन होगा b टू a, तब क्या होगा? f इनवर्स के लिए ये डोमेन बन जाएगा और ये कोडोमेन बनेगा। f इनवर्स के लिए कंडीशन क्या होगा? f इनवर्स ऑफ y1 इक्वल x1, f इनवर्स ऑफ y2 इक्वल x2, f इनवर्स ऑफ y3 इक्वल टू x3। तो बस इतना ही मतलब है। अगर f कोई फंक्शन है जो a टू b डिफाइन है, तो f इनवर्स भी एक फंक्शन होगा जो b टू a डिफाइन होगा। कंडीशन होगा, क्या कंडीशन है? तभी ये डिफाइन होगा जब f 11 on 2 होगा, मींस बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। f इनवर्स मींस इनवर्स ऑफ ए फंक्शन f तभी डिफाइन होगा जब f क्या होना चाहिए? 11 on 2। 11 on 2 मींस बाइजेक्टिव फंक्शन। ये हो गया इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ये f ऑफ x1 अगर y1 दे रहा है तो f इनवर्स बनने के केस में f इधर आएगा, f इनवर्स ऑफ y1 क्या देगा? x1 देगा, बस। अगर f फंक्शन है कोई जो a टू b डिफाइन है, तो f इनवर्स भी एक फंक्शन मिलेगा जो b टू a डिफाइन होगा, और ये एक फंक्शन कहलाएगा। फंक्शन कब? when f is 11 and on 2।
जब f11 ऑन टू होगा तभी f इनवर्स डिफाइन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, मेन चीज क्या है? मेन चीज ये है कि f अगर a टू b डिफाइन है तो f इनवर्स b टू a डिफाइन होगा, और f अगर कोई फंक्शन है f इनवर्स भी फंक्शन बनेगा जब f11 ऑन टू होगा, मींस बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। दैट्स इट। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं। अच्छा, ग्राफिकली जो है इनवर्स का क्या मतलब होना चाहिए? ग्राफिकली जो है क्या मतलब होता है इनवर्स का और क्या मतलब होना चाहिए वो देख लो। मान लो ग्राफ मैंने कोई बनाया, ग्राफ मैंने अगर ये बनाया, इस तरह मैंने कोई ग्राफ बनाया, ठीक है, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, कलर बदलते हैं हम लोग। ठीक है, मान लो ये कोई ग्राफ, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो अगर ये वाई पर एफ एक्स कोई फंक्शन है, उसका ग्राफ है, तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन का मतलब क्या होगा? इनवर्स ऑफ अ फंक्शन का मतलब इस फंक्शन का ग्राफ अगर हम बनाएं तो इसका ग्राफ y इक्वल x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, y इक्वल x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो अगर ये ग्राफ ऐसा है तो इसका इनवर्स का ग्राफ ऐसा होगा कुछ। ठीक है, अगर आप इसको y इक्वल fx बोलते हो, इसको क्या बोलोगे? y इक्वल f इनवर्स ऑफ x, मींस f एंड f इनवर्स आर इनवर्स टू ईच अदर। एक दूसरे क्या है? इनवर्स ईच अदर। बस यही मतलब होता है। अगर कोई ग्राफ है और उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब उसका इनवर्स मिल रहा है, तो इनवर्स का ग्राफिकल मतलब क्या होगा? कि किसी फंक्शन का इनवर्स y इक्वल x लाइन के अबाउट उसका मिरर इमेज होता है। ठीक है, मींस अगर आप इस पे कोई पॉइंट a, b लेते हो, इस फंक्शन के इनवर्स में पॉइंट क्या मिलने वाला है? b, a मिलने वाला है। यही मतलब है इनवर्स का। ग्राफिकल अप्रोच यही होता है, लिख देते हैं, यह है ग्राफिकल अप्रोच। इनवर्स का ग्राफिकल अप्रोच ये मतलब होता है। मैंने वहां पे जब ग्राफ में पढ़ा रहा था, ठीक है, फंक्शन में, तो आपको बताया था कि लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर इनवर्स टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि log x एंड e के पावर x ये क्या होते हैं? एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ठीक है, इनके ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं, प्लॉट करके देखते हैं क्या है। इसी तरह कुछ है, आपको पता होगा कि log x का ग्राफ, log x का ग्राफ क्या होता है? ऐसे होता है। ये है y इक्वल log x का ग्राफ, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ क्या होता है? ऐसे होता है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये y इक्वल x लाइन है, ये y इक्वल x लाइन, ये y इक्वल x लाइन, y इक्वल x लाइन। आपको समझ में आ रहा होगा ये log का ग्राफ है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। ठीक है, ये दूसरे के मिरर इमेज है। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर यहाँ पे मैं log फंक्शन में, y को log फंक्शन में अगर x की जगह e ले लें तो बेस e होता ही है, तो क्या होगा? log e बेस e मींस 1। log में कहीं e लेने पे क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। x की जगह e लेने पे y क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। इसके इनवर्स में देखो, इनवर्स तो ये है ना, y इक्वल e पे x, y इक्वल e पे x। इनवर्स में क्या होता है? इनवर्स में क्या होगा? अगर हम x की जगह 1 लेंगे, x की जगह 1 लेंगे, तो y क्या मिलने वाला है? y क्या मिलने वाला है? y e मिलने वाला है। इसका मतलब log में x की जगह e लेने पे 1 मिला, लेकिन इसके इनवर्स में क्या हुआ? इसके इनवर्स में x की जगह 1 लेने पे e मिल रहा है। तो आपको दिख रहा होगा, जैसे मैंने यहाँ पे ab लिया था तो इसका मिरर इमेज क्या मिला? b। यहाँ पे e1 लेने पे 1e मिल रहा है log और एक्सपोनेंशियल में। इसका मतलब यह है कि log और एक्सपोनेंशियल क्या है? एक दूसरे के मिरर इमेज है। किस लाइन के अबाउट? y इक्वल x लाइन के अबाउट। तो बस यही होता है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। अगर कोई फंक्शन है f और अगर वो 1 1 ऑन टू है तो उसका इमेज मिलेगा f इनवर्स, और वो भी एक फंक्शन होगा। वो भी क्या होगा? एक फंक्शन होगा। log एंड एक्सपोनेंशियल आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ग्राफिकल अप्रोच ये होता है। आगे बढ़ते हैं।
प्रॉपर्टी वगैरह है, ठीक है ना, प्रॉपर्टी वगैरह तो देख लो। प्रॉपर्टी क्या होता है? इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्शन इज आल्सो बाइजेक्शन, ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बिल्कुल होता है। इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज यूनिक, एफ इनवर्स का होल इनवर्स एफ होता है। F and G are two bijectives such that GOF exists, then GOF of inverse is F inverse operation G inverse, ठीक है। ये सब देखते हैं, ये सब क्या है। उसके बाद क्या है? If F defined from A to B is a bijection, that F inverse B to A is an inverse of this, ठीक है। कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, तो मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, वही सीखना है, बाकी पढ़ लेना, किसी मतलब का नहीं है। पहला ये है कि अगर F इनवर्स इज अ इनवर्स ऑफ F, देन F इनवर्स ऑफ F ऑफ X क्या होता है? X ही होगा। अगर F और F इनवर्स एक दूसरे के इनवर्स हैं तो F इनवर्स ऑफ Fx क्या होगा? X मिलेगा। इनवर्स है, एक दूसरे को नलिफाई कर देंगे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो F ऑफ F इनवर्स ऑफ X क्या होगा? X। फॉर ऑल X बिलोंग्स टू सेट A और सेट B, यहाँ पे सेट A होगा, यहाँ पे सेट B होगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? ग्राफिकल देखो, मान लो ये A है और ये B है, ठीक है, यहाँ पे हम X ले लें, यहाँ पे Y। अगर F जो है डिफाइन है A to B, F is defined from A to B and F inverse is defined from B to A. F inverse is defined from B to A. Then आपको ये समझ में आ रहा होगा कि F of F inverse X जो है X के बराबर होता है। इसको हम लोगों को देखना है क्या ये ट्रू होता है। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं F of X equal to Y, ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिख सकते हो? F इनवर्स ऑफ Y इक्वल टू F इनवर्स ऑफ Y इक्वल टू X। क्यों? क्योंकि F इनवर्स B to A डिफाइंड है। अब इन दोनों को अगर मर्ज किया जाए तो क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो देखना है। यहाँ पे X जो है, यहाँ पे X, इसकी वैल्यू यहाँ से रख दो, इसकी वैल्यू X की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या होगा? F ऑफ X की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? F इनवर्स Y, F इनवर्स ऑफ Y, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा Y के बराबर। F इनवर्स क्या होगा? कैंसिल होगा, Y इक्वल Y मिल गया, इसका मतलब ट्रू है, ठीक है। इसको जनरलाइज भी कर सकते हो आप, इसको जनरलाइज कर सकते हो। यहाँ पे F इनवर्स Y इक्वल Y था, तो Y की जगह X भी रिप्लेस कर सकते हो। जैसे जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म जैसे Fx इक्वल अगर x स्क्वायर प्लस 1 है तो f ऑफ y इक्वल क्या होगा? f y स्क्वायर प्लस 1, ये जनरल फॉर्म है। f t क्या होगा? t स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। आप इसको जनरलाइज भी कर सकते हो। इसका मतलब कि ये लिखना f इनवर्स ऑफ fx इक्वल x, ये लिखना, या f इनवर्स x इक्वल x, ये लिखना ट्रू है। तो जब भी f और f इनवर्स एक दूसरे के इनवर्स होंगे तब क्या होगा? f इनवर्स f ऑफ x x मिलेगा, या फिर f इनवर्स ऑफ x x मिलेगा। That's it। आगे बढ़ते हैं। कुछ बुक में जो है f इनवर्स की जगह g भी लिया है, ठीक है, g भी लिया है, और क्या बोला गया है कि f इनवर्स ऑफ fx इक्वल x न बोल के IA बोला गया है, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ A। और इसको क्या बोला गया है? इसको बोला गया है IB, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ B। मतलब एक ही है, ठीक है ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इसको मिटा दें। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी था। एक और प्रॉपर्टी जो निकल के आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ f डिफाइंड फ्रॉम A to B, G डिफाइंड फ्रॉम B to C, then G of f of whole inverse is equal to f inverse operation G inverse। अब ये आपको प्रूव करना है कि ये सब क्या है, ठीक है, ये सब क्या है। इसको प्रूव करने के लिए
आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। तो जहां पे हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की बात करेंगे वहां पे ये प्रूव करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसको आप डिस्कस कर सकते हो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में या फिर इनवर्स में, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स आया है इसलिए यहीं पे बता देते हैं कि जब हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे तो इसका प्रूफ वहीं पे करेंगे। इसको प्रॉपर्टी के नाम पे याद रखना, ये भी प्रॉपर्टी होता है कि दो फंक्शन की कंपोजिशन का इनवर्स एफ इनवर्स ऑपरेशन जी इनवर्स के बराबर होता है, ठीक है। जब हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें ये प्रूव करेंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ और इनवर्स की प्रॉपर्टी, इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्शन इज आल्सो बाइजेक्शन फंक्शन, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि हर पॉइंट का उसके इनवर्स पे जो पॉइंट मिलेगा वो यूनिक होगा, हर पॉइंट का एक एक यूनिक इमेज मिलेगा। और इसको आप समझ भी सकते हो कि अगर ए और बी दो फंक्शन है, यहाँ पे x1, x2, x3 है और यहाँ पे मान लो y1, y2, y3 है। अभी सी बात है, अगर ये f है और इसका इनवर्स अगर f इनवर्स है तो f इनवर्स भी क्या होगा, एक फंक्शन होगा। तो f इनवर्स फंक्शन बनेगा तो बाइजेक्शन का मतलब क्या होता है, बाइजेक्शन का मतलब होता है 1 1 on 2। तो अगर f 1 1 on 2 है तो f इनवर्स भी 1 1 on 2 होगा, 1 1 on 2 होगा तभी फंक्शन f इनवर्स बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। सपोज दैट कि अगर ये 1 1 on 2 नहीं होता तो कैसा होता है x1, x2, x3। मान लो ये y1, y2 लेते हैं, अगर ये फंक्शन f 1 1 on 2 नहीं होता तो मैपिंग डायग्राम कैसे बनता, मैपिंग डायग्राम कुछ इस तरह बनता, ठीक है। तो f तो डिफाइन हो जाता, f एक फंक्शन बन जाता, f एक फंक्शन बन जाता इस मैपिंग डायग्राम से, लेकिन f इनवर्स नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता, f इनवर्स डिफाइन होगा कहां से कहां तक, b से a तक। तो b अब डोमेन बनता f इनवर्स के, तो क्या f इनवर्स फंक्शन है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो b में देखो y1 का दो इमेज है, y1 का दो इमेज है, ठीक है। और हर फंक्शन बनने के लिए हर एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे f इनवर्स में क्या है, सेट b के एलिमेंट y1 का दो इमेज है, x1 और x2। इसका मतलब f इनवर्स फंक्शन नहीं बन पाएगा। किस कंडीशन में, जब f 1 1 on 2 नहीं रहेगा, 1 1 on 2 होने पर ही f इनवर्स एग्जिस्ट होगा और वो एक फंक्शन बन पाएगा। बस इसका मतलब यही है। तो कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन की बात हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन इनवर्स ऑफ ए फंक्शन क्या है, इनवर्स ऑफ फंक्शन इज यूनिक। एवरी बाइजेक्टिव फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, एवरी बाइजेक्टिव फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, बस। और इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्टिव फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव, बस इतना याद रखना, इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्टिव फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, दैट्स इट, खत्म हो गया। ये कंपोजिशन है, इस प्रॉपर्टी को भी याद रखना है। हम लोग इसका प्रूफ जो है कंपोजिट ऑफ अ फंक्शन में करेंगे, ठीक है, या फिर कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन में करेंगे। चलो बच्चों इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो बोर्ड पूछता है, क्लास 12 बोर्ड सीबीएसई जो पूछता है वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, वो आपसे पूछने वाला है कोई फंक्शन दे देगा आपको और बोलेगा उसका इनवर्स निकालो, ठीक है। उसका इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होगा, तो इनवर्स, टू फाइंड इनवर्स क्या स्टेप्स होने चाहिए वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। स्टेप देखो, टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन क्या करेंगे आप, स्टेप नंबर 1 यहां पे क्या करने वाले हैं, रिप्लेस y by x एंड x by y, ये करना आपको। x को y में बदल दो, y को x में बदल दो, ये नंबर 1 था। स्टेप 2 इसमें क्या करना है, फाइंड y फॉर इनवर्स, इनवर्स के लिए y कैलकुलेट करो। ये जो भी मैंने लिखा है उसका एक ही लॉजिक है, क्या लॉजिक है कि ये अगर y इक्वल fx कोई फंक्शन है, ठीक है, इसका इनवर्स कहाँ मिलने वाला है, y इक्वल x लाइन के अबाउट मिरर इमेज, ये होगा f इनवर्स ऑफ x। आपको मैंने ये बताया था कि अगर ये x, y होगा तो इसके इनवर्स पे क्या मिलने वाला है, y, x। इसका मतलब इनवर्स निकालने के लिए x, y को y, x में बदलना पड़ेगा। ये स्टेप नंबर 1 हो गया, ठीक है। और इनवर्स फाइनली होता क्या है, इनवर्स का मतलब क्या होता है, जैसे फंक्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शन का मतलब होता है y इक्वल fx,
फंक्शन का मतलब होता है y इक्वल fx, मतलब y की वैल्यू कैलकुलेट करते हो। तो इनवर्स भी क्या है, इनवर्स भी एक फंक्शन है, तो वहां भी y की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो आपने कैलकुलेट किया, स्टेप 1 y को x में, x को y में रिप्लेस किया। स्टेप 2 इसके बाद आपने y की वैल्यू रख दी, y की वैल्यू रख दी मींस y की वैल्यू निकाल दी। y की वैल्यू आपको क्या देगा, इस फंक्शन का इनवर्स देगा। ठीक है, तो इस लॉजिक से आपको समझ में आ गया होगा कि इनवर्स ऑफ ए फंक्शन में स्टेप 1 स्टेप 2 क्यों करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से, एक क्वेश्चन से समझते हैं कि क्या है, कैसे निकालेंगे। चलो देखो, एग्जांपल अगर हम ये लें, फाइंड इनवर्स ऑफ एक सिंपल क्वेश्चन, y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 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 3 ले लो। अब इसका इनवर्स निकालना है, इस फंक्शन का इनवर्स निकालना है। तो y का मतलब क्या होता है, y का मतलब fx होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको सिर्फ दिमाग इस पे लगाना है। तो स्टेप 1 अब इनवर्स निकालने के लिए, स्टेप 1 में क्या करते हैं, स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 1 में क्या करना है, y को x में, x को y में रिप्लेस करो। तो यहाँ y की जगह x आएगा और x की जगह y आएगा, तो y स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, यहां से y को कैलकुलेट कर लो, y का आंसर ही आपका इनवर्स होगा, यहां से y को कैलकुलेट करना है। स्टेप 2 में क्या होगा, y स्क्वायर इक्वल x माइनस 3 होगा। ठीक है, यहां से y क्या होगा, अंडर रूट x माइनस 3, ये हो गया आपका इनवर्स। इस फंक्शन का इनवर्स ये है। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन पार्ट है, ये आपका सॉल्यूशन पार्ट है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आया होगा आपको। कुछ नहीं करना है, x को y से रिप्लेस करो और y को ढूंढो, इनवर्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे f r टू r प्लस डिफाइंड है और y इक्वल 10 पे x प्लस 1 ले लिया। ठीक है, और आपको करना क्या है, फाइंड इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको इस फंक्शन का इनवर्स निकालना है। स्टेप नंबर 1 क्या होगा, पहले y को x में, x को y में रिप्लेस करो। y की जगह क्या है, x, और x की जगह क्या है, y। ठीक है, स्टेप नंबर 1 हो गया। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में आपको y कैलकुलेट करना है। ठीक है, y निकाल के लेके आना है। तो y तो पावर में है, अभी कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, क्या करो, लॉग ले लो दोनों तरफ। लॉग लेने से पावर क्या होता है, पावर सामने आ जाता है। लॉग लेने पे टेकिंग लॉग बोथ साइड लेते हैं लॉग, ये क्या हो जाएगा, लॉग x इक्वल ये क्या होगा, y प्लस 1 लॉग 10। ठीक है ना। अब ये मत करना कि यहाँ पे बेस 10 लेके 1 बना देना, यहाँ पे ये नहीं करना है। ठीक है ना, नेचुरल बेस अगर 10 लेते हो तो हो जाएगा, लेकिन जनरल बेस क्या होता है, ई होता है, इंडेक्स ई रहने दो। तो यहां से आपको क्या करना है, y कैलकुलेट करना है। इसको लिख सकते हो log x अपॉन log 10 इक्वल क्या होगा, y प्लस 1। इसको अगर लिखना है बेस ई, इसको लिख सकते हो log, ठीक है, 10 बेस x। जब log की प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि x और 10 अगर log ऊपर नीचे है, ये 10 बेस में चला जाता है, ये एक्सपोनेंट में चला जाता है। दिस इक्वल y प्लस 1। आपको y से मतलब है, तो y क्या होगा, y होगा log x बेस 10 माइनस 1। ये आपका आंसर है, निकल गया इनवर्स। ठीक है, सिंपल था। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और छोटे मोटे क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3
x है, f डिफाइन है r टू r में डिफाइन है, और fx क्या दे रखा है, fx दे रखा है 3x minus 4, then find f inverse of x, f inverse of x ये पूछ रहा है। f inverse x का मतलब इनवर्स ऑफ fx। तो स्टेप वन में क्या करते हैं, fx को क्या लिखते हैं, y भी बोलते हैं। तो स्टेप वन में क्या करेंगे, y को x को y में रिप्लेस करो, तो y की जगह क्या आएगा x, और x की जगह क्या आएगा y। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेट क्या करना है, स्टेप टू में कैलकुलेट करना है y। तो यहाँ से 3y इक्वल क्या होगा, x प्लस 4, तो y क्या मिलेगा, x प्लस 4/3, या इनवर्स निकल गया, खत्म। ठीक है, ये इनवर्स ऑफ फंक्शन है। बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, कब, जब ये थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जब क्वेश्चन सीरीज चलेगा बहुत सारे क्वेश्चन अभी इनवर्स ऑफ फंक्शन का हम लोग कराएंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइटल जो है वो है आपका कंपोजिट फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपोजिट फंक्शन, यस कंपोजिट फंक्शन। अगला टाइटल कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, इसको देखते हैं कंपोजिट फंक्शन क्या है। पहले स्क्रीन पे डेफिनेशन पार्ट देख लो, क्या लिखा है, इफ f डिफाइन फ्रॉम, एक सेकेंड हाँ देखो, इफ f डिफाइन फ्रॉम a to b and g डिफाइन फ्रॉम b to c are two function, then the composite function of f and g are g of f defined from a to c will be defined as g of fx for all x belongs to a। जो भी दिया है उसका मतलब मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखो, if f is a function and it is defined from a to b, मान लो f एक फंक्शन है जो a से b में डिफाइंड, एंड g भी a फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम g b to c, ये फंक्शन है b to c में डिफाइंड है, देन g o f is defined from a to c for all x belongs to set of a। क्या मतलब है इसका मतलब ये है, इससे बनाते हैं। मान लो ये सेट ये है, मैपिंग डायग्राम बनाते हैं, ये सेट b है और ये सेट c है। यहाँ पे दो फंक्शन है, पहला f, दूसरा कहाँ है, दूसरा ये g है। ये f हो गया और ये g हो गया, ये दो फंक्शन है। ये सेट a है, ये सेट b है, ये सेट c है। अब ये क्या बोल रहा है कि एक फंक्शन f है जो a to b डिफाइन है, मैंने डिफाइन कर दिया। एक फंक्शन और g है जो b to c डिफाइन है, मैंने b to c डिफाइन कर दिया। देन एक फंक्शन होगा g o f, ये डिफाइन कहाँ होगा, a to c। ऑब्वियस सी बात है कि देखो, अगर हम इसमें x लेते हैं तो जिस दिन f ऑपरेट हो तो यहाँ क्या आएगा, fx। ठीक है, अब इस fx पे g ऑपरेट होगा तो यहाँ क्या मिलने वाला है, g ऑफ fx। सिंपल। तो g ऑफ f डायरेक्ट कहाँ डिफाइन होगा, a to c डिफाइन होगा। a से स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे गया, c। तो g ऑफ fx कहाँ डिफाइन होगा, a to c। कहाँ डिफाइन होगा, a to c। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अगर यही बात होती कि f ओ g कहाँ डिफाइन होगा, g ऑफ f, g ओ f अगर डिफाइन है a to c, तो f ऑफ g कहाँ डिफाइन होगा, ये डिफाइन होगा उल्टा, c to a, खत्म, c to a। बस यही होता है कंपोजिट ऑफ अ फंक्शन। आपको समझ में आया होगा। इसके एग्जाम्पल वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करते हैं पहले क्वेश्चन इसके, फिर समझते हैं मतलब क्या है इसका। मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंपोजिट फंक्शन होता क्या है, एफ ओ जी होता है या जी ओ एफ होता है। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन क्या होगा, या तो एफ ओ जी होगा
या तो जी ओ एफ होगा। जी ओ एफ कहाँ डिफाइंड था? जी ओ एफ ए टू सी डिफाइंड था। एफ ओ जी कहाँ डिफाइंड था? सी टू ए डिफाइंड था। ये भी आपको पता चल गया होगा। एग्जाम्पल करते हैं। मान लो क्वेश्चन लो, एफ एक्स दिया हो एक्स स्क्वायर और जी एक्स दिया हो साइन ऑफ मॉड एक्स, देन फाइंड एफ ओ जी एंड जी ओ एफ, ये निकालना है। मैंने ये भी बताया था फंक्शन में, अगर कोई फंक्शन डिफाइन ना हो तो आप अपनी तरफ से क्या लेते हो उसको? एफ आर टू आर। ये हो गया एफ आर टू आर, ये भी क्या हो गया? एफ तो है नहीं, जी आर टू आर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको निकालना क्या है? एफ ओ जी जो है एफ ओ जी, ये निकालना है। एफ ओ जी का मतलब होगा एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स मीन्स एफ तो है आपके पास, अब इस जी एक्स की जगह क्या दिया है? साइन ऑफ मॉड एक्स। तो इसके अंदर क्या लिख सकते हो? साइन ऑफ मॉड एक्स। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होगी? अब ध्यान दो, एफ के अंदर जो भी आएगा, देखो यहाँ पे एफ के अंदर जो भी आ रहा है वो क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। एफ के अंदर जो भी आ रहा है एक्स, वो क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। इस एफ के अंदर क्या है? ये है, जो भी है इसका स्क्वायर बनाना है, तो स्क्वायर लिख लो, साइन ऑफ मॉड एक्स इसका स्क्वायर। हो गया आंसर, खत्म। अब जी ओ एफ की बात कर लेते हैं। जी ओ एफ ये क्या है? जी ओ एफ को लिखने का तरीका क्या है? जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ हो गया जी एफ एक्स की जगह क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर, इसके जगह एक्स स्क्वायर। अब जी से पूछो, जी के अंदर जो भी आ रहा है वो क्या बन जाएगा? साइन ऑफ जो भी है अंदर, साइन ऑफ मॉड ऑफ जो भी अंदर, जी के अंदर जो भी आ रहा है वो क्या बन रहा है? साइन ऑफ मॉड ऑफ जो भी है। तो क्या बनेगा ये? साइन ऑफ मॉड ऑफ जो भी है। क्या जो भी है? एक्स स्क्वायर। खत्म, एफ ओ जी जी ओ एफ निकल गया। ठीक है, तो ऐसे ही करना है, एफ ओ जी और जी ओ एफ ऐसे ही निकालना है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो एफ एक्स दिया हो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और जी एक्स कुछ दिया हो, या एक और क्वेश्चन कुछ अलग, एफ एक्स दिया हो सिग्नम ऑफ एक्स और जी एक्स दिया हो, जी एक्स दिया हो, क्या दिया हो? जी एक्स की 2 माइनस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 2, ये दिया हो। तो फाइंड एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ, ये निकालना है। ठीक है, तो वो निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है आपको? एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी का मतलब क्या होता है? एफ ऑफ जी एक्स, ये होता है। सही बात है। फिर एफ जी एक्स की जगह क्या लिख सकते हो? जी एक्स की जगह ये लिख सकते हो। अच्छा, इस पर ध्यान दो, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स होता क्या है? शायद ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, मैंने बताया था, प्लस 2। इस पूरे की जगह आप ये लिख सकते हो, मैंने बताया था। तो एफ हो गया, जी एक्स की जगह आप ये लिख सकते हो। जी एक्स की जगह अंदर क्या आएगा? अंदर आएगा ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 2। ओके, अब ये क्या बन जाएगा? अब देखो, एफ के अंदर जो भी आएगा, यहाँ पे देखो एफ कहाँ है? एफ के अंदर जो भी आ रहा है सिग्नम ऑफ वो बन जा रहा है। एफ के अंदर जो भी आएगा तो क्या बन जाएगा? सिग्नम ऑफ जो भी अंदर है, लिख दो। तो ये क्या है? फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स प्लस 2, इसको ब्रैकेट में कर दो, ये आपका आंसर है। ये क्या है? एफ ओ जी। अब जी ओ एफ पे विचार करते हैं। जी ओ एफ का मतलब क्या होगा? जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, इसका मतलब अब जी के अंदर जो भी आएगा, पहले एफ एक्स लिख लेते हैं। जी के अंदर एफ एक्स का मतलब क्या है? एफ एक्स का मतलब ये है सिग्नम ऑफ एक्स। ठीक है, अब जी के पास पहुंचो।
जी के अंदर जो भी आ रहा है वो क्या बन जा रहा है, वो ये बन जा रहा है। जी के अंदर जो भी आ रहा है x, वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस प्लस 2। जी के अंदर दिस क्या बन रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस प्लस 2। तो इसका मतलब क्या है, जी के अंदर अगर ये आ रहा है तो क्या बनेगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस, जिसका मतलब सिग्नम ऑफ x और प्लस 2। ये आपका आंसर है, ठीक है। ठीक है, ये एफओजी और जीओएफ निकल गया। इतना ही आसान है, इतना ही आसान है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी से क्वेश्चन नहीं आने वाला है बोर्ड में, चाहे इनवर्स हुआ चाहे कंपोजिट फंक्शन हुआ, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलो, कॉम्पिटिशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, खैर उतना भी नहीं इंपॉर्टेंट नहीं होता है। प्रॉपर्टी के नाम पे देख लो, स्क्रीन पे होगा आपके प्रॉपर्टी के नाम पे बहुत सारी प्रॉपर्टी दी हैं, ठीक है ना। जैसे f इज इवन, g इज इवन, बकवास, ये सब बकवास। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखो, कंपोजिट ऑफ अ फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, a ऑपरेशन b ऑपरेशन a के बराबर होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, लिखो इसको। प्रॉपर्टीज में पहला नंबर FOG नॉट इक्वल टू GOF। इसका मतलब क्या है, नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है, पहला प्रॉपर्टी। सेकंड, इन जनरल फॉग गॉफ बराबर नहीं होता है, ठीक है, FOG GOF बराबर नहीं होता। अगला प्रॉपर्टी, अगला 6 देखो, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये फॉलो करता है। तो अगर f, g और h तीन फंक्शन है तो f ऑफ g o h के बराबर होता है f o g ऑफ h के, ठीक है। ये सेकंड हो गया। थर्ड, जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहे हैं, ये हम लोग इनवर्स में कर चुके हैं, ठीक है ना। 7 जो है वो इनवर्स में हम लोग कर चुके हैं, f o g g o f इनवर्स में ही डिस्कस हो गया। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है 7। इसमें थर्ड है कि अगर f डिफाइन है a टू b डिफाइन है, g डिफाइन है b टू c, ठीक है। g एक फंक्शन है जो डिफाइन है b टू c, देन GOF ऑफ इनवर्स क्या होगा, F इनवर्स ऑपरेशन G इनवर्स के बराबर है। इसका हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में आ गया बोर्ड के एग्जाम में तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। हालांकि अभी तक शायद नहीं पूछा है, लेकिन पूछ सकता है, पूछने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। करते हैं इसको। प्रूफ हम लोग करते हैं, ठीक है। तो क्या दिया था, क्या प्रूफ करना है कि क्वेश्चन में ये दिया है f डिफाइन है a टू b एंड g डिफाइन है b टू c, देन आपको प्रूव करना है g ऑफ f ऑफ होल इनवर्स इक्वल टू f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। बेसिकली देखो यहाँ पे GOF है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, रिवर्स हो जा रहा है, ठीक है। इसको रिवर्सल लॉ भी कहते हैं, लिख लो, रिवर्सल लॉ, इसको रिवर्सल लॉ भी कहते हैं, क्योंकि रिवर्स हो जा रहा है ना। GOF का होल इनवर्स क्या हो रहा है, F इनवर्स पहले फिर G इनवर्स। अब इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ हम लोग करते हैं, इसको अलग कलर से करेंगे, ठीक है, कलरफुल तरीके से। तो पहले हम लोग क्या बनाते हैं, A, फिर बनाते हैं B, फिर बनाते हैं C, क्योंकि यहाँ पे A, B, C का जिक्र है। अच्छा, F जो है वो डिफाइन है A टू B, G डिफाइन है B टू C, ठीक है। देन आपको ये प्रूव करना है
अगर यहाँ पे x लेते हैं, यहाँ पे y लेते हैं, यहाँ पे z लेते हैं, तो आप दिमाग लगाओ कि यहाँ पे f ऑफ x क्या होगा, y, f ऑफ x क्या होगा, y होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, g ऑफ y इक्वल क्या होगा, z, g ऑफ y इक्वल क्या होगा, z होगा, ठीक है। देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, f अगर इधर जाएगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा x इक्वल f इनवर्स ऑफ y, ये बनेगा। और अगर ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा, g इनवर्स ऑफ z इक्वल क्या बनेगा, y बनेगा, ठीक है। इतनी बात भी समझ में आ रही है कि अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उधर जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और चीज, आपको क्या चाहिए, GOF चाहिए। यहाँ पे दिमाग लगाओ, यहाँ पे GOF कहाँ डिफाइन होगा, GOF तो डिफाइन होगा, मैंने बताया था कंपोजिट फंक्शन में, मैंने बताया था अगर A to B, अगर कोई फंक्शन डिफाइन है F और G डिफाइन है B to C, देन GOF डिफाइन होगा A to C। तो GOF कहाँ डिफाइन होगा, ये डिफाइन होगा A to C, A to C। तो G of F of X क्या लिख सकते हो आप, क्योंकि A के नाम पे क्या ले सकते हो आप, A के नाम पे X ले सकते हो, ये क्या होगा, C मतलब Z इज इक्वल टू Z। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो, यहाँ से अगर GOF एक फंक्शन है, इधर जाएगा तो क्या होगा, GOF इनवर्स ऑफ Z, ये होगा, ठीक है, ये होगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, ये समझ में आएगा, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, दिस इक्वल टू दिस प्रूव करना है, दिस इक्वल टू दिस। तो यहां पे ये समझ में आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड आपको मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड ये क्या मिल गया, G ऑफ F ऑफ इनवर्स ऑफ Z इक्वल मिल गया क्या, ये इधर आएगा तो क्या मिलेगा, x मिलेगा, ये x मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड x के बराबर है, अगर राइट हैंड साइड में x के बराबर आ जाता है तो आपका प्रूफ हो गया। तो यहां पे दिमाग लगाते हैं आप, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में क्या है, पहले g है, g इनवर्स है, फिर उसके ऊपर f इनवर्स आया होगा, तो g इनवर्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो g इनवर्स कहीं पे है, g इनवर्स ऑफ z है, g इनवर्स ऑफ z बड़ा है, ये किसके बराबर है, y के बराबर है, ठीक है। g इनवर्स ऑफ z किसके बराबर है, y के बराबर, ठीक है। अब g इनवर्स पे क्या, f इनवर्स ऑपरेट है, तो दोनों तरफ क्या करते हैं, f इनवर्स ऑपरेट कर देते हैं, यहाँ भी f इनवर्स, यहाँ भी f इनवर्स, तो यहाँ भी हम लोग f इनवर्स ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ लिख लो ऑपरेटिंग f इनवर्स, तो क्या होगा, ये होगा f इनवर्स ऑफ g इनवर्स ऑफ z दिस इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y, ठीक है। चलिए मेरा इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे ध्यान दो, इसके बाद ये तो आपका राइट हैंड साइड है दिस, और ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसका राइट हैंड साइड है, लेकिन आपके सोल्यूशन पार्ट का क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। ये किसके बराबर है, f इनवर्स g के, f इनवर्स y के, f इनवर्स y देखो, f इनवर्स y भी कहीं पड़ा होगा, f इनवर्स y किसके बराबर है, x के बराबर है, इसकी वैल्यू क्या मिल गई, इसकी वैल्यू x मिल गई। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी क्या मिला, x, राइट हैंड साइड भी क्या मिला, x, और लेफ्ट हैंड साइड क्या मिला, x, बराबर हो गया, ठीक है। हेंस प्रूफ, तो इतना ही सिंपल था। ये इंपॉर्टेंट भी है बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से, और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, इसको याद कर लेना। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है थ्योरी पार्ट फंक्शन का। लास्ट टाइटल बचा था इनवर्स ऑफ फंक्शन एंड कंपोजिट फंक्शन, जो कि खत्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आर डी शर्मा और सैंपल पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहो पूरी मेहनत के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।